हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू द आपका अपना चैनल बायोलॉजी बाइट्स। और आज है बेटा 1 जनवरी यानी न्यू ईयर। तो आप सभी को इस नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और बेटा इस न्यू ईयर को आप लोग केवल पार्टी करके या घर पे रह के ही वेस्ट ना करें। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम लोग कभी ना कभी न्यू ईयर में एक रेजोल्यूशन लिया करते थे, तो उस प्रथा को खत्म ना करें और एक रेजोल्यूशन लें, या तो किसी अच्छी आदत को अपनाने का या अपने अंदर की किसी बुरी आदत को छोड़ने का। ठीक है, तो इस नए साल की शुरुआत अच्छे से करें, पढ़ाई करें और आगे बढ़ते रहें। ठीक है, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे अपना चैप्टर सेल, और सेल का आज है लेक्चर नंबर 8। 7 लेक्चर हम लोग सेल के कंप्लीट कर चुके हैं और आज के लेक्चर में हमारा प्रोकार्योटिक सेल फिनिश हो जाएगा। तो थोड़ा सा पिछले लेक्चर का रिकैप लेते हैं, फिर उसके बाद अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बेटा आज के लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 8 में जो टॉपिक हम लोग कवर अप करने वाले हैं वो 2 ऑर्गेनल्स कवर करनी है प्रोकार्योटिक सेल की, और ये प्रोकार्योटिक सेल की लास्ट ऑर्गेनल होगी। कौन कौन सी? राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडीज। राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडीज को खत्म करने के बाद हमारा प्रोकार्योटिक सेल पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। देन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से शुरुआत करेंगे यूकार्योटिक सेल की, और हार्डली 3 से 4 लेक्चर में हमारा यूकार्योटिक सेल भी फिनिश हो जाएगा, हमारा सेल एंड अप। देन हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव ऑन करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं लास्ट लेक्चर का। लास्ट लेक्चर में बेटा हम लोगों ने 2 ऑर्गेनल्स कवर अप करी थी, न्यूक्लियाइड और प्लाज्मिड। न्यूक्लियाइड और प्लाज्मिड। न्यूक्लियाइड और प्लाज्मिड में हमने आपको कुछ सिमिलैरिटीज बताई थी और कुछ डिससिमिलैरिटीज बताई थी। न्यूक्लियाइड असल में क्या होता है? डीएनए में पाया जाने वाला क्रोमोसोमल मटेरियल होता है न्यूक्लियाइड, जिसमें सारी एसेंशियल जीन प्रेजेंट होती हैं। एसेंशियल जीन का मतलब ये होता है बेटा कि एक बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए उसको जितनी जीन की नीड है वो सारी जीन हमारी उस न्यूक्लियाइड में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, न्यूक्लियाइड के हमने आपको क्या क्या फीचर बताए थे? न्यूक्लियाइड का फीचर हमने आपको बताया था कि ये नेकेड होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, सर्कुलर होता है और साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड फॉर्म में पड़ा हुआ होता है। कहां पर? प्रोकार्योटिक सेल में। ठीक है, न्यूक्लियाइड की जगह यूकार्योटिक सेल में आपको क्या देखने को मिलेगा? न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होगा डीएनए हमारा। ठीक है, तो अगर न्यूक्लियाइड के पास एसेंशियल जीन थी जो डीएनए मतलब बैक्टीरिया के लिए इंपॉर्टेंट थी या बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट थी, तो प्लाज्मिड का क्या रोल था? प्लाज्मिड क्या था? प्लाज्मिड बेटा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है। न्यूक्लियाइड के अलावा कुछ जीन्स एक्स्ट्रा फॉर्म में बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती हैं। न्यूक्लियाइड हर बैक्टीरिया में पाया जाएगा, जबकि प्लाज्मिड किसी किसी बैक्टीरिया में पाया जाएगा। अब चूंकि ये एक्स्ट्रा जीन लिए हुए तो ये बैक्टीरिया में कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लो कोई शोरूम गए हो गाड़ी खरीदने, तो आप नॉर्मल बाइक लोगे या स्पोर्ट्स बाइक लोगे, ये आपकी चॉइस है। बाइक वो भी चल रही थी, बाइक ये भी चल रही है, पर इस पे एक्स्ट्रा फीचर्स आ गए। एक्स्ट्रा फीचर्स आ गए, ठीक है, यानी कि इसका इंजन इतने सीसी का है, इसमें डिस्क ब्रेक है, ये नॉर्मल एडास पे काम कर रही है, इसमें 100 सीसी का इंजन है। कहने का मतलब कि चलने के लिए मेन क्या चाहिए? इंजन। वो इंजन इसमें भी है उसमें भी है, पर उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो एक्स्ट्रा करेक्टर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कहने का मतलब यह है कि प्लाज्मिड के पास एक्स्ट्रा जीन्स होती हैं जो कि किसी भी बैक्टीरिया को एक्स्ट्रा फिनोटिपिक करेक्टर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। समझ में आया? न्यूक्लियाइड के पास सारी एसेंशियल जीन है जो कि बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, पर न्यूक्लियाइड के अलावा प्लाज्मिड एक ऐसा मटेरियल है जो कुछ एक्स्ट्रा जीन को अपने पास होल्ड किए हुए है, जिससे बैक्टीरिया को कुछ एक्स्ट्रा फिनोटिपिक कैरेक्टर मिलते हैं। अगला हमने बताया था कि जैसे वो डबल स्ट्रैंडेड और सर्कुलर होता है, वैसे ही हमारा प्लाज्मिड भी डबल स्ट्रैंडेड और सर्कुलर होता है। हर बैक्टीरिया के पास न्यूक्लियाइड होता है, पर हर बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड नहीं होता। हर बैक्टीरिया के पास एक न्यूक्लियाइड होता है, लेकिन प्लाज्मिड कई सारे होते हैं। अगर हैं तो कई सारे हो सकते हैं। ठीक है, अब प्लाज्मिड और न्यूक्लियाइड में सबसे बड़ा मेन डिफरेंस ये है कि न्यूक्लियाइड का डिवीजन बैक्टीरियल सेल के डिवीजन पे डिपेंड करता है, यानी कि जब बैक्टीरिया खुद को डिवाइड करेगा तभी न्यूक्लियाइड डिवाइड होगा, जबकि प्लाज्मिड के पास अपनी सेल्फ रेप्लिकेटिंग साइट होती है। वो बैक्टीरिया के डिवीजन से उसको कोई मतलब नहीं है। जब उसको डिवाइड करना होगा वो खुद को डिवाइड कर सकता है, उसके पास सेल्फ रेप्लिकेटिंग साइट यानी ओराई साइट उसकी अवेलेबल है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। आगे हमने आपको बताया था कि
अब जैसा कि हमने पढ़ा कि प्लाज्मिड बैक्टीरिया को एक्स्ट्रा फिनोटिपिक कैरेक्टर दे रहा है। फिनोटिपिक कैरेक्टर क्या होता है? बाहरी से दिखने वाले कैरेक्टर्स, जैसे हम काले हैं, गोरे हैं, या लंबे हैं, पतले हैं, मोटे हैं, क्या है, ये सब मेरे फिनोटिपिक कैरेक्टर्स हैं। लेकिन मेरे अंदर डीएनए कैसा है, मेरे जीन्स कैसे हैं, ये मेरा जीनोटिपिक कैरेक्टर है। ठीक है, तो जब आप लोग जेनेटिक्स पढ़ोगे तो फिनोटिपिक, जीनोटिपिक, एलील, जीन्स, ये सारी चीजें जान जाओगे अच्छे से। फिलहाल के लिए हमें क्या याद रखना है कि फिनोटिपिक कैरेक्टर यानी एक्सटर्नल कैरेक्टर, कि हमें कोई चीज बाहर से देखने में कैसी लग रही है। ठीक है, तो प्लाज्मिड बैक्टीरिया को कुछ एक्स्ट्रा फिनोटिपिक कैरेक्टर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, अब चूंकि ये एक्स्ट्रा फिनोटिपिक कैरेक्टर दे रहा है, तो किस बैक्टीरिया को कौन सा कैरेक्टर दिया जा रहा है, इस आधार पे प्लाज्मिड अलग अलग टाइप के होते हैं। फिर से सुनिएगा, प्लाज्मिड कैसा कैरेक्टर दे रहा है, इस आधार पे प्लाज्मिड अलग अलग टाइप के होते हैं। हमने जो आपको पढ़ाया था वो पढ़ाया था आर प्लाज्मिड, एफ प्लाज्मिड और टीआई प्लाज्मिड, जिसमें एफ प्लाज्मिड आपका फर्टिलिटी प्लाज्मिड था, जो कि बैक्टीरिया में पिलाय बनाने का काम कर रहा था। अब पिलाय देखो, पिलाय हमने आपको पहले बताया था कि पिलाय सरफेस स्ट्रक्चर है, जो कि हर बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है। किस बैक्टीरिया में पाया जाएगा? जिसमें एफ प्लाज्मिड होगा, क्योंकि एफ प्लाज्मिड ही पिलाय बना रहा है। और पिलाय का काम क्या है? कॉन्जुगेशन ट्यूब बना के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना। इसीलिए इसको बनाने वाले प्लाज्मिड का नाम एफ प्लाज्मिड है, यानी फर्टिलिटी प्लाज्मिड है, क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन में मदद कर रहा है। समझ में आ गया? ऐसे ही नेक्स्ट हमने बताया था आपको आर प्लाज्मिड। आर प्लाज्मिड क्या था? रेजिस्टेंस प्लाज्मिड, जो कि बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से रेजिस्ट कर रहा था। नॉर्मली एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को किल कर देती है, पर जिस बैक्टीरिया के पास आर प्लाज्मिड होता है वो बैक्टीरिया एंटीबायोटिक से बच जाता है, क्योंकि वो आर प्लाज्मिड उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर देता है उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट। समझ गए? नेक्स्ट हमने आपको बताया था टीआई प्लाज्मिड, यानी ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, जिसमें हमने आपको बताया था कि एग्रोबैक्टीरियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है जिसमें ये टीआई प्लाज्मिड पाया जाता है, जो कि टोबैको प्लांट की रूट में ट्यूमर कॉज कर देता है। ठीक है, इतनी बात समझ गए? क्या इतना ही हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कवर किया था? फिनिश? आगे बढ़ा जाए। आज है हमारा लेक्चर नंबर 8 और आज हमें कवर करने हैं दो ऑर्गेनल। कौन कौन से? राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडीज। बेटा ये भी हमारा एक छोटा सा ही लेक्चर होगा, दोनों छोटे छोटे ऑर्गेनल हैं, इनको कवर अप करते हैं, फिर उसके बाद एक प्रोकार्योटिक सेल के पूरे स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, लेक्चर एंड अप, देन नेक्स्ट लेक्चर से यूकार्योटिक सेल। ठीक है, चलिए बेटा स्टार्ट किया जाए हमारा। आज जो पहला टॉपिक हमें कवर अप करना है वो क्या है? राइबोसोम। राइबोसोम के बारे में बेटा कुछ जनरल जनरल बातें हम लोग पढ़ेंगे और राइबोसोम फिनिश हो जाएगा। सबसे पहली बात, जैसे कि हमने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ाते समय बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि यूकार्योटिक में भी पाया जाता है, प्रोकार्योटिक में भी पाया जाता है। बताया था दोनों में कॉमन स्ट्रक्चर होता है। जब हमने एक लाइन आपको लिखाई थी कि वो स्ट्रक्चरली और केमिकली दोनों सिमिलर होता है प्रोकार्योटिक सेल और यूकार्योटिक सेल में भी। यहां तक क्लियर था? ये बात हम यहां पर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि राइबोसोम भी हमारा ऐसा ही ऑर्गेनल है। राइबोसोम प्रोकार्योटिक सेल, यूकार्योटिक सेल दोनों में पाया जाता है। ठीक है, राइबोसोम क्या है? राइबोसोम सेल में पाए जाने वाली वो ऑर्गेनल है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करती है। क्या पढ़ा हमने? कहा राइबोसोम सेल में पाए जाने वाली वो ऑर्गेनल है जो प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करती है। ठीक, राइबोसोम ए मेम्ब्रेनस होती है। राइबोसोम स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल होती है सेल की, यानी कि आप इसको लाइट माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की नीड है। 15 से 20 नैनोमीटर इसका साइज होता है। नैनोमीटर यानी 10⁻⁻⁹ मीटर। तो कितनी बातें पढ़ ली हम लोगों ने, उसको बोर्ड पे लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट तो इसके ही बगल में लिख लेंगे कि ये कैसी ऑर्गेनल है? ए मेम्ब्रेनस। ठीक है, अब पहला पॉइंट यहां से लिखते हैं, इट इज फाउंड इन both type of cell and help in protein synthesis।
पहला पॉइंट समझ में आया कि दोनों टाइप के ऑर्गेनल में मतलब सेल में पाई जाती है और प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करती है। नेक्स्ट पॉइंट ये है बेटा कि इट इज स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल साइज इज अप्रॉक्स 15 to 20 नैनोमीटर। बेटा जानकारी के लिए बता दे रहे हैं कि 1 नैनोमीटर में 10⁻⁻⁹ मीटर होते हैं। ठीक है, 15 से 20 नैनोमीटर हमारे राइबोसोम का साइज होता है, यानी कि सेल में पाया जाने वाला ये स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात बेटा, अगर ये राइबोसोम कोई ऑर्गेनल है तो इसका कोई ना कोई केमिकल स्ट्रक्चर होगा ना, यानी कि केमिकली ये किसी ना किसी चीज का बना होगा। तो राइबोसोम केमिकली आरआरएनए और प्रोटीन का बना होता है। राइबोसोम केमिकली आरआरएनए और प्रोटीन का बना होता है, इसीलिए राइबोसोम को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। ठीक है, इसीलिए राइबोसोम को हम लोग राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। बेटा आरएनए हमारे कई टाइप के होते हैं, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए। नहीं पता कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब जान जाओगे। फिलहाल इतना याद रखना है, आरआरएनए का मतलब होता है राइबोसोमल आरएनए। नाम से ही पता लग रहा है कि राइबोसोम को बनाने के लिए जो आरएनए होता है उसी को आरआरएनए बोला जाता है। आरआरएनए और प्रोटीन जब आपस में मिलते हैं तो हमारा बन जाता है राइबोसोम। ठीक है, अब जैसे बेटा अपनी बॉडी होती है ना, कि अपनी बॉडी का एक अपर पार्ट है, एक लोअर पार्ट है, ऐसी राइबोसोम की भी 2 यूनिट्स होती हैं, एक लार्ज सब यूनिट होती है और एक स्मॉल सब यूनिट होती है। हमने क्या बताया कि केमिकली ये आरआरएनए और प्रोटीन का बना होता है, इसीलिए इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। और जैसे अपनी बॉडी 2 हिस्सों से बनी होती है, अपर पार्ट और लोअर पार्ट, ऐसे राइबोसोम भी हमारा 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, एक लार्ज सब यूनिट और एक स्मॉल सब यूनिट। फॉर एग्जाम्पल बेटा जैसे मार्कर है, तो मार्कर का एक हिस्सा ये हमारा इसके कैप है और एक मार्कर की बॉडी है। अब ये बॉडी लार्ज सब यूनिट हो गई और ये स्मॉल सब यूनिट हो गई, दोनों को अगर आपस में कंबाइन कर दिया तो ये बन गया हमारा एक यूनिट सिंगल, ये राइबोसोम है। ठीक है, राइबोसोम में एक लार्ज सब यूनिट होती है और एक स्मॉल सब यूनिट होती है, और दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो बन जाता है हमारा राइबोसोम। समझ में आया? ठीक है, इस बात को भी लिख लेते हैं। तो सी पॉइंट हमारा क्या हो गया? केमिकली it is made up of rRNA plus protein. So it is also called ribonucleoprotein. समझ गया बेटा? इसके लिए वर्ड राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन का भी यूज किया जाता है, ये आरआरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इतनी बातें क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, राइबोसोम हैज 2 सब यूनिट्स। लार्ज सब यूनिट एंड दूसरी स्मॉल सब यूनिट। बोर्ड पे लिखी बेटा सारी बातें समझ में आ रही हैं? क्लियर हो रहा है? राइबोसोम के बारे में हमने सबसे पहली बात बताई कि ये ए मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है, इसके बाहर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती। चाहे प्रोकार्योटिक सेल हो चाहे यूकार्योटिक सेल हो, राइबोसोम पाई जाती है दोनों टाइप के सेल में। ठीक है, नेक्स्ट बात हमने बताई कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करती है। राइबोसोम हमारी प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करती है। कैसे बना रही है प्रोटीन, अभी बताया जाएगा। राइबोसोम सेल में पाए जाने वाली स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल है जिसका साइज 15 से 20 नैनोमीटर के करीब होता है। ठीक
ठीक है। उसके बाद हमने बताया कि केमिकली राइबोसोम इज मेड अप ऑफ आरआरएनए प्लस प्रोटीन, इसीलिए इसको राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है। देन हमने आपको बताया कि राइबोसोम के पास दो सब यूनिट होती हैं, एक लार्ज सब यूनिट और एक स्मॉल सब यूनिट। अगर इतनी बातें क्लियर हैं तो आप लोग इनको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। रफ कर दूं बेटा? चलिए, अभी बेटा हमने आपको बताया कि राइबोसोम की दो सब यूनिट्स होती हैं। ऐसी बेटा राइबोसोम के दो पार्ट भी होते हैं, यानी कि दो टाइप भी होते हैं। राइबोसोम दो टाइप के होते हैं, एक 70S और दूसरा 80S। क्या बताया कि जैसे राइबोसोम के दो सब यूनिट्स होती हैं, ऐसी राइबोसोम के दो टाइप भी होते हैं, एक 70S और एक 80S। ठीक है, तो पहली बात तो यही मेंशन करते हैं। राइबोसोम हमारे दो टाइप के होते हैं, पहला है 70S, दूसरा है 80S। ठीक है, अब बेटा ये 70S और 80S, क्या इसी को हम लोग सब यूनिट्स में बांटेंगे? क्या इसी में एक लार्ज सब यूनिट होगी और एक स्मॉल सब यूनिट होगी? बिल्कुल बेटा, तो बांटते हैं इसको। तो 70S को ही हम लोग बांटते हैं स्मॉल सब यूनिट में और लार्ज सब यूनिट में। ऐसे इसको भी हम लोग बांट लेंगे। एक होगी बेटा लार्ज सब यूनिट और एक होगी स्मॉल सब यूनिट। यहां भी लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग राइबोसोम को बांटते हैं। 70S में जो बेटा लार्ज सब यूनिट होती है वो होती है बेटा 50S, और जो स्मॉल होती है वो होती है 30S। यहां जो लार्ज होती है वो होती है 60S, और जो स्मॉल होती है वो होती है 40S। बेटा इसको ऐड मत करना, आप 50-30 ऐड करोगे तो 80 आएगा, तो आप सोचोगे कि इनने 70 लिख रखा है, यहाँ 50 और 30 में डिवाइड कर रखा है। ऐसा नहीं पढ़ते। अभी हमने आपको बताया कि जैसे पेन लार्ज सब यूनिट हो गया और कैप स्मॉल सब यूनिट हो गया, पर जब ये आपस में मिलते हैं तो इनका कुछ हिस्सा ओवरलैप भी तो करता है। जब ये आपस में मिलते हैं तो इनका कुछ हिस्सा ओवरलैप भी तो करता है। ऐसी जब इसकी लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट आपस में मिलती हैं तो कुछ हिस्सा ओवरलैप कर जाता है, और टोटल जो इसका सेडिमेंटेशन निकल के आता है वो 70S निकल के आता है। ठीक है, यहां से एक नई बात हमें और पता लगती है कि जो S का हम लोग उपयोग कर रहे हैं, ये S क्या है? S है बेटा यहां पर सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट या स्वेडबर्ग कांस्टेंट। स्वेडबर्ग साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है S को, स्वेडबर्ग कांस्टेंट या सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। असल में बेटा राइबोसोम की सब यूनिट्स को नापने के लिए हम लोगों ने सेंट्रीफ्यूगेशन का इस्तेमाल किया था। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है? राइबोसोम को एक टेस्ट ट्यूब में रखा, फिर उस टेस्ट ट्यूब को रोटेट किया, सेंट्रीफ्यूगेट किया, तो जो बेटा हम लोगों ने पढ़ा रखा है कि जो हैवियर पार्टिकल होता है वो नीचे बैठ जाता है और हल्का पार्टिकल ऊपर तैरने लगता है, फ्लोट करने लगता है। यही हुआ, जो राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट थी वो नीचे सेडिमेंट हो गई, स्मॉल सब यूनिट ऊपर फ्लोट करने लगी, और जब उसकी डेंसिटी हम लोगों ने मेजर करी तो पता लगी कि एक की 50 और एक की 30 है। तो ये जो 50 और 30 हम लोग लिख रहे हैं ये अलग अलग सब यूनिट्स हैं, यानी अलग अलग मेजरमेंट से आई हैं, पर जब ये आपस में कंबाइन करती हैं तो टोटल 70S बनाती हैं। समझे क्या? समझे? और यहां पर 80S, 60S और 40S में टूटती है। अब यहां से समझने वाली बात सॉरी बेटा, राइबोसोम में फिलहाल हम लोग प्रोकार्योटिक सेल पढ़ रहे हैं, तो प्रोकार्योटिक सेल में जो राइबोसोम पाया जाता है वो 70S टाइप का पाया जाता है। प्रोकार्योटिक सेल में जो राइबोसोम पाया जाता है वो 70S टाइप का पाया जाता है, और यूकार्योटिक सेल में 80S टाइप का पाया जाता है। एक्चुअली में बेटा कुछ यूकार्योटिक सेल में 70S टाइप का भी देखने को मिलता है, पर अगर हमें एक कॉमन डिफरेंशिएशन याद रखना हो तो हम ये याद रखेंगे कि 70S टाइप का राइबोसोम हमारा प्रोकार्योटिक में पाया जाता है और 80S का हमारा
यूकारियोटिक में पाया जाता है। इतनी बातें क्लियर चल रही हैं। यहां पर हम कुछ बातें लिख दे रहे हैं, वरना आप कहेंगे कि सब बोलते चले जा रहे हैं, लिख तो कुछ रहे नहीं, लिख दे रहे हैं। एस का मतलब क्या है? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट या श्वेडबर्ग कांस्टेंट। इनडायरेक्टली मेजर द साइज एंड डेंसिटी ऑफ राइबोसोम। एस जो है वो राइबोसोम की इनडायरेक्टली साइज या डेंसिटी मेजर करता है। तो इस बात को हम लोग यहां पर लिख लेंगे, indirectly measures the size and density of ribosome। ठीक है बेटा। एस जो हम लोग 70s 50s या 30s 40s में इस्तेमाल कर रहे हैं, उस एस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट या स्वेडबर्ग कांस्टेंट। स्वेडबर्ग एक साइंटिस्ट के नाम पे कांस्टेंट रखा गया है। ये एस राइबोसोम की इनडायरेक्टली साइज या डेंसिटी को मेजर करता है। ये एस राइबोसोम की इनडायरेक्टली साइज या डेंसिटी को मेजर करता है। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि प्रोकार्योटिक में 70s टाइप का पाया जाता है और यूकार्योटिक में 80s टाइप का पाया जाता है। प्रोकार्योटिक हो गया और यूकार्योटिक। प्रोकार्योटिक में जो बेटा राइबोसोम पाया जाएगा वो 70s टाइप का पाया जाएगा और यहां पर 80s टाइप का पाया जाएगा। फिलहाल हम लोग 70s को पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग प्रोकार्योटिक सेल पढ़ रहे हैं, ठीक है। देन हम लोग 80s देखेंगे जब हम लोग यूकार्योटिक सेल को पढ़ेंगे। इतनी बातें बेटा क्लियर हैं, तो आगे बढ़ा जाए। क्लियर है? बढ़ा जाए आगे। नोट डाउन कर लीजिएगा। रफ कर दें। तो हम लोगों ने बेटा इसकी लास्ट सब यूनिट यहां पर क्या देखी थी? $50। तो 70s टाइप का राइबोसोम हमें पढ़ना है, ठीक है। अभी तक हमने आपको बेटा राइबोसोम केमिकली किस चीज का बना होता है बता दिया। राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन आरआरएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। दोनों टाइप के सेल में पाया जाता है। ए मेम्ब्रेनस होता है, स्मॉलेस्ट होता है और प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। प्रोटीन सिंथेसिस में मदद तो कर रहा है, पर कैसे, इसको समझते हैं। राइबोसोम बेटा प्रोटीन बनाने के लिए कैपेबल है, पर वो क्यों बनाएगा प्रोटीन? जब तक फॉर एग्जांपल मैं खाना बना लेता हूं, तो मैं कब बनाऊंगा? जब मुझे ऑर्डर दिया जाएगा। जब मम्मी ऑर्डर देंगे कि बेटा आज तुम खाना बनाओ, तो आज हम बनाएंगे, समझे। अगर हमें ऑर्डर ना दिया जाए तो क्या बेटा हम इतना एक्साइटेड हैं क्या कि हम खुद से जाके मम्मी आज तुम रहने दो मैं बनाता हूं? इतना तो एक्साइटमेंट नहीं। ऐसे ही बेटा हमारा राइबोसोम भी होता है। इसको इतनी एक्साइटमेंट नहीं है कि ये खुद से प्रोटीन बनाने लगे, ठीक है। जब तक इसको ऊपर से ऑर्डर ना दिया जाए कि तुम प्रोटीन बनाओ, और ऑर्डर में ये ना बताया जाए कि किस टाइप की प्रोटीन बनाओ, तब तक ये आगे काम नहीं करता है। अब इसके ऊपर है कौन ऑर्डर देने वाला? तो बेटा सेल में एक ही सेल का फादर होता है, वो होता है डीएनए। डीएनए ही होता है जो सबको अपनी उंगलियों पर नचा रहा होता है। डीएनए के पास ही वो सारी इंफॉर्मेशन होती है जो सेल के सारे फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
तो डीएनए ही अपना ऑर्डर एमआरएनए के फॉर्म में भेजता है आरएनए के राइबोसोम के पास। डीएनए अपना ऑर्डर एमआरएनए के फॉर्म में भेजता है राइबोसोम के पास, और राइबोसोम को बताता है कि तुम्हें इस टाइप की प्रोटीन बनानी है। समझे? नहीं समझे? फॉर एग्जाम्पल बेटा, कि हमें तुम्हें बताना है कि तुम ये काम करो, तो हम ये बात बता, अगर तुम मेरे सामने नहीं हो तो हम किसी मीडिया का इस्तेमाल करेंगे बात पहुंचाने के लिए। आज तो एडवांस है तो हमने तुरंत टेक्स्ट कर दिया, तुम्हें मैसेज कर दिया, पर अगर ये पुराना टाइम होता तो हम चिट्ठी भेजते तुम्हारे पास, चिट्ठी में एक एक बात लिख के भेजते कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। यही काम करता है बेटा हमारा डीएनए। डीएनए बनाता है एमआरएनए। एमआरएनए क्या होता है? मैसेंजर आरएनए। अब नाम से ही पता लग रहा है कि वो आरएनए जो किसी मैसेज को होल्ड करे, मैसेंजर आरएनए। डीएनए मैसेंजर आरएनए बनाता है। उस मैसेंजर आरएनए में सारी इंफॉर्मेशन होती है कि कौन सी प्रोटीन बनानी है और कितनी बनानी है। ये एमआरएनए जाता है राइबोसोम के पास। राइबोसोम पे ये एमआरएनए अटैच होता है और राइबोसोम उस मैसेज को पढ़ के उसी टाइप की प्रोटीन सिंथेसिस करने लगते हैं। समझे प्रोसेस? हमने कहा कि राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए कैपेबल तो है, पर वो ये काम तब तक नहीं करेगा जब तक उसको ऊपर से ऑर्डर ना मिले। और ऊपर से ऑर्डर देगा कौन? डीएनए। तो डीएनए जब एमआरएनए के फॉर्म में अपना ऑर्डर भेजेगा राइबोसोम के पास, तब राइबोसोम उस एमआरएनए की चेन को स्टडी करके वैसा ही प्रोटीन बनाने लगेगा। इस बात को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि राइबोसोम की लोकेशन क्या होती है। तो प्रोकार्योटिक सेल में राइबोसोम साइटोप्लाज्म में पाया जाता है और मेम्ब्रेन से अटैच होता है। क्या बताया? इन प्रोकार्योटिक सेल राइबोसोम फाउंड इन अ साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकार्योटिक सेल एंड अटैच टू द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, पहले इसी बात को लिख लेते हैं। इन प्रोकार्योटिक सेल राइबोसोम found in cytoplasm and attach to the cell membrane। साइटोप्लाज्म में पाया जाता है और सेल मेम्ब्रेन से अटैच रहता है। इतनी बात क्लियर हुई? अब हमने आपको क्या बताया कि जो बेटा हमारा डीएनए होता है, डीएनए सबसे पहले बनाता है एमआरएनए। इस एमआरएनए में इंफॉर्मेशन होती है कि कौन से टाइप की प्रोटीन सिंथेसिस करनी है। ये एमआरएनए जाता है हमारा राइबोसोम के पास, और राइबोसोम बना देता है वैसे ही प्रोटीन। सीक्वेंस समझ में आ रहा है? डीएनए बनाता है एमआरएनए, एमआरएनए जाता है राइबोसोम के पास और राइबोसोम बना देता है प्रोटीन। डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया को वो बेटा बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन नाम सुन के घबराइएगा नहीं, यह केवल एक प्रक्रिया का नाम है। डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया को बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को बोला जाता है ट्रांसलेशन। समझे बेटा? हमने कहा कि डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया को बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को बोला जाता है ट्रांसलेशन। इतनी बातें क्लियर हैं? अब होता क्या है, सपोज ये आपका सेल है, तो सेल के जो आउटर वाली हो गई लेयर वो क्या हो गई? सेल वॉल हो गई। जो इनर हो गई वो क्या हो गई? सेल मेम्ब्रेन हो गई। अब यहां पर ही बेटा हमारी पड़ी होती है चेन। ये है आपकी एमआरएनए की चेन। 3' और 5' की एक चेन होती है, एमआरएनए की चेन है। इसी एमआरएनए की चेन में आके लग जाते हैं बेटा हमारे राइबोसोम। राइबोसोम की एक लार्ज सब यूनिट होती है और एक स्मॉल, एक लार्ज एक स्मॉल।
एक लार्ज एक स्मॉल, ऐसे करके हमारे राइबोसोम आके अटैच हो जाते हैं इस एमआरएनए की चेन में। और जब बेटा ये अटैच हो जाते हैं तो इसको स्टडी करना चालू करते हैं, और इसी में तो बेटा डीएनए ने हमारी इंफॉर्मेशन भेजी थी कि कौन सी प्रोटीन बनानी है और किस टाइप की बनानी है ना। तो इससे अटैच होने के बाद राइबोसोम बनाना स्टार्ट करते हैं आपकी प्रोटीन। तो ये जो थ्रेड फॉर्म हम दिखा रहे हैं क्या बन रही है, प्रोटीन बन रही है। जब बेटा इस प्रोटीन का काम सेल के अंदर हो तो इस प्रोटीन बन के सेल के अंदर आ जाती है। अगर सेल के बाहर काम कराना होता है इस प्रोटीन से तो सेल इस राइबोसोम के थ्रू इस प्रोटीन को बना के बाहर भेज देता है। तो ये जो प्रक्रिया चल रही है इसी को ट्रांसलेशन बोला जाता है। ठीक है, अब यहां पर नोट करने वाली बात क्या है, एक नोटेबल पॉइंट है यहां, क्या है, when many ribosome attach on a single mRNA chain, then this is called polysome या पॉलीराइबोसोम। क्या बताया बेटा, हमने आपको बताया कि जब एमआरएनए की एक चेन में कई सारे राइबोसोम आके अटैच हो जाएं तो इस कंडीशन को पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम के नाम से जाना जाता है। और ये सारे राइबोसोम अटैच क्यों हुए, ताकि ये इसकी इंफॉर्मेशन को स्टडी करके प्रोटीन बना सकें। इतना क्लियर है, राइबोसोम कैसे प्रोटीन बनाना है पता लग गया, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में डिफरेंस पता लग गया, राइबोसोम के टाइप पता लग गए, 70s 80s। 70s प्रोकार्योटिक में पाया जाता है जबकि 80s यूकार्योटिक में पाया जाता है। इन सब की अपनी अपनी सब यूनिट्स होती हैं, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट। एक बेटा एक्स्ट्रा पॉइंट है, चाहिएगा तो नोट कर लीजिएगा, मैं यहां पर लिख नहीं रहा हूं, कि राइबोसोम की दोनों सब यूनिट को आपस में अटैच करने के लिए एक आयन का इस्तेमाल किया जाता है, या एक आयन की रिक्वायरमेंट होती है जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम आयन, Mg2+ आयन। मैग्नीशियम आयन वो आयन है जो कि राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट को आपस में अटैच रखने का या जोड़े रखने का काम करता है। ठीक है, लिख दूं क्या, लिख दे रहे हैं भैया, कहां लिखें, जगह नहीं, शायद पे लिखा दे रहा है। मैग्नीशियम आयन helps to attach the both subunit of राइबोसोम। समझ गया बेटा, मैग्नीशियम आयन राइबोसोम की दोनों सब यूनिट को आपस में जोड़े रखने का काम करता है। ठीक है, यहां से बेटा हमारी राइबोसोम फिनिश होती है। राइबोसोम में इससे आगे पढ़ने की नीड नहीं है, एनसीईआरटी में भी इतनी ही इंफॉर्मेशन दी हुई है। बाकी जो 80s की इंफॉर्मेशन है बची कुछ वो हम लोग यूकार्योटिक सेल में फिनिश अप कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑर्गेनल जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंक्लूजन बॉडीज। तो फटाक से आप बोर्ड पे लिखे डाटा को नोट डाउन कर लीजिए, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हो गया बेटा, चलिए। ये लेक्चर एक्चुअली बेटा मैं एक बार रिकॉर्ड कर चुका था, पर कुछ इशू की वजह से वो रिकॉर्ड हो ना पाया। अब सेम बातें दोबारा पढ़ा रहा हूं तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि वैसा सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा है। होप्स वो आपको समझ में आ रहा हो। अगर कोई भी डाउट आपके मन में बचता है तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व कर दूंगा। ठीक है,
इसीलिए इधर बेटा थोड़ा सा लेक्चर आने में भी डिले हो गया। कोई नहीं, बढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे ही सही पर रुकना नहीं चाहिए काम। एक एक लेक्चर कवर अप करते जाएंगे और धीरे धीरे हम देखेंगे कि अगले 6-7 महीने में हमारा पूरा 11th फिनिश अप हो जाएगा। तो बेटा अब नेक्स्ट ऑर्गेनल कौन सी पढ़नी है? इंक्लूजन बॉडी। जिसको बेटा लेक्चर की स्पीड से थोड़ी समस्या हो, धीरे लग रहा हो, वो स्पीड बढ़ा सकता है। यूट्यूब ने हमें इतनी सुविधाएं दे रखी हैं, उसमें मैं उछलते कूदते पढ़ाने लगूंगा भी, फटाक से हो जाएगा। ठीक है, चलो देखा जाए नेक्स्ट ऑर्गेनल क्या है। इंक्लूजन बॉडी। आज बीच बीच पे चेक करना पड़ रहा है फोन, कहीं बंद तो नहीं हो गया, पता लगे इधर फिर रिकॉर्ड हो जाए पूरा, फिर लास्ट में ना हुआ, दिक्कत हो जाएगी। इंक्लूजन बॉडी। बेटा ये प्रोकार्योटिक सेल पढ़ा रहे हैं तो बताने की बार बार नीड है क्या कि ये भी ए मेम्ब्रेनस होगी। ठीक है, अब काम क्या है? जब हमने आपको राइबोसोम बताया तो हमने बता दिया कि इसका काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस करना। तो इंक्लूजन बॉडी का भी तो कोई ना कोई काम होगा, बिना काम के तो नहीं पाई जा रही है। होगा काम, बिल्कुल होता है। जैसे बेटा अपनी बॉडी में हमने देखा है कि जब ग्लूकोज एक्सेस अमाउंट में हो जाता है तो वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। यानी कि हर चीज को स्टोर करने के लिए हमारी बॉडी में स्टोरेज स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। तो ऐसे बेटा बैक्टीरिया के पास भी तो कुछ ना कुछ स्टोर करने के लिए होना चाहिए, बैक्टीरिया के पास भी तो होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया ने प्रोटीन बनाया, अब वो प्रोटीन एक्स्ट्रा बन गया तो उसको स्टोर करेगा ना, और स्टोर करेगा कहाँ? यहां तो कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है नहीं, यहां तो कोई कंपार्टमेंट है नहीं जहां से अलग स्टोर किया जा सके। इसीलिए स्टोरेज के लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्गेनल पाई जाती है बैक्टीरिया में, जिसका नाम होता है इंक्लूजन बॉडी। ए मेम्ब्रेनस होती है और इनसोल्यूबल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इनसोल्यूबल स्ट्रक्चर होता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, प्रोकार्योटिक सेल में पाया जाता है, चीजों को स्टोर रखने में मदद करता है। इंक्लूजन बॉडी कई प्रकार के होते हैं। कैसे? बेटा वो जो इंक्लूजन बॉडी जिस चीज को स्टोर रख रहा है उसी के हिसाब से उसका नाम दे दिया जाता है। अगर वो, इसका जो शेप होता है वो ग्रेनुलर शेप का होता है। अगर वो सल्फर को स्टोर कर रहा है तो हम लोग उसको नाम दे देते हैं सल्फर ग्रेन्यूल। फॉस्फोरस को स्टोर कर रहा है तो फॉस्फेट ग्रेन्यूल। प्रोटीन को स्टोर कर रहा है तो साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल। ऐसी अलग अलग टाइप के इंक्लूजन बॉडी होते हैं। तो अभी तक जितनी बातें हम लोगों ने सुनी उसको एक बार बोर्ड पे लिख लेते हैं। पहली बात क्या पढ़ी? इट इज insoluble structure help to reserve या store material in bacterial cell। ठीक है, दूसरी बात हम लोगों ने पढ़ी, इट इज ग्रेनुलर शेप स्ट्रक्चर। ग्रेनुलर मतलब बेटा दाने की तरीके, ग्रेनुलर जैसे चाय पत्ती होती है ना, वैसे ही ग्रेनुलर शेप स्ट्रक्चर फाउंड इन साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट, इट इज ऑफ मैनी टाइप।
टाइप देख लिए जाए बेटा। अगर बेटा ये ग्रेन्युलर शेप इंक्लूजन बॉडी ग्लाइकोजन को स्टोर कर रहा हो तो इसका नाम हो जाएगा ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल। ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल। अगर ये फास्फोरस को स्टोर कर रहा हो तो नाम हो जाएगा फॉस्फेट ग्रेन्यूल। फॉस्फेट ग्रेन्यूल। अगर ये बेटा प्रोटीन को स्टोर कर रहा हो तो इसका नाम हो जाएगा साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल। साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल। यहां तक तो बेटा सारी बातें ठीक थी। यहां तक सारी बातें ठीक थी कि इंक्लूजन बॉडी हमारी ए मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर की होती है, ग्रेनुलर शेप की होती है, साइटोप्लाज्म में पाई जाती है, इनसॉल्यूबल नेचर की होती है। बेटा अच्छा एक बात बताओ, साइटोप्लाज्म में अगर हमें कोई चीज चाहिए, अगर वो सॉल्यूबल हुई तो स्पेस ज्यादा नहीं लेगी। आपके पास 2 गिलास में पानी है, ठीक है, हमने आपको 1 चम्मच मिट्टी दे दी और 1 चम्मच नमक दे दिया। आपने 1 गिलास पानी में नमक घोला, 1 गिलास पानी में मिट्टी घोली। अब आपको पता है कि मिट्टी के जो डस्ट मतलब ये जो डस्ट पार्टिकल होते हैं ये इनसॉल्युबल नेचर के होते हैं, तो ये सारी डस्ट थोड़े टाइम बाद नीचे आके बैठ जाएगी और नमक पूरे पानी में घुल जाएगा। तो अब आप बताओ कि उस सॉल्यूशन का स्पेस किसने ज्यादा घेरा, नमक ने या मिट्टी ने? नमक ने तो पूरे पानी को ही घेर लिया ना बेटा रहने के लिए, वो पूरे लिक्विड में सेपरेट मतलब इक्वली डिवाइड हो गया, जबकि मिट्टी एक जगह नीचे सेडिमेंट हो गई। क्यों? क्योंकि वो इनसॉल्युबल नेचर की थी। तो किसी चीज को अगर हमें रिजर्व करना है और कम से कम जगह में रिजर्व करना है तो हमें खुद को इनसॉल्युबल बनाना पड़ेगा। इसीलिए जो हमारी इंक्लूजन बॉडी होती है ये इनसॉल्युबल नेचर की होती है, चीजों को रिजर्व या स्टोर करने में काम आती है। प्रोकार्योटिक सेल में पाई जाती है, जाहिर सी बात है कि हर बैक्टीरियल सेल में नहीं पाई जाती है, जहां नीड होती है वहीं पाई जाती है। अब हमने आपको बताया कि इंक्लूजन बॉडी जिस चीज को स्टोर कर रही है उसी हिसाब से उसका नाम हो जाता है, उसी हिसाब से उसका टाइप बना दिया जाता है। अगर वो ग्लाइकोजन को स्टोर कर रही है तो नाम हो जाता है ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल। अगर इंक्लूजन बॉडी फास्फोरस को स्टोर कर रही तो नाम हो जाता है फॉस्फेट ग्रेन्यूल। और अगर किसी प्रोटीन टाइप की चीज को स्टोर कर रही तो नाम हो जाता है साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल। बट कई सारे बैक्टीरियल सेल में एक ऑर्गेनल पाई जाती है जिसमें बाहर थिन मेम्ब्रेन होती है और अंदर उसके गैस भरी होती है, वो उसको बायोन्सी प्रोवाइड कर रही होती है। क्या बताया? कुछ बैक्टीरिया में एक ऑर्गेनल पाई जाती है जिसके ऊपर थिन मेम्ब्रेन होती है। अब ये क्या बात हो गई? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी बैक्टीरिया के पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होती। इंक्लूजन बॉडी पढ़ाया है, इसको भी पढ़ा दिया कि ये मेम्ब्रेनस होती है, पर अब क्या बताया जा रहा है कि एक ऑर्गेनल पाई जाती है जिसके ऊपर एक थिन मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और उसके अंदर भरी होती गैस। इसको बोला जाता है गैस वैक्यूल। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल, ये सारी चीजें पढ़ी। अब जो चौथा स्पेशल इंक्लूजन बॉडी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल। सॉरी बेटा, किसी कारणवश लेक्चर रुक गया था और हम आपको बता रहे थे कि गैस वैक्यूल एक स्पेशल टाइप की ऑर्गेनल होती है या एक स्पेशल टाइप की इंक्लूजन बॉडी होती है जो कुछ ही बैक्टीरिया में पाई जाती है। इसका काम क्या होता है, इसको पढ़ते हैं। गैस वैक्यूल बेटा हमारा केवल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाया जाता है। गैस वैक्यूल वो इंक्लूजन बॉडी है जिसके ऊपर एक थिन मेम्ब्रेन होती है और उसके अंदर गैस भरी होती है। ठीक है, इंक्लूजन बॉडी बेटा ए मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है, पर इसमें एक स्पेशल इंक्लूजन बॉडी होती है जिसका नाम होता है गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल केवल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाए जाने वाली ऑर्गेनल है। गैस वैक्यूल केवल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाए जाने वाली ऑर्गेनल है। इसके ऊपर एक थिन मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन होने के बावजूद हम लोग इसको ए मेम्ब्रेनस में क्यों गिनते हैं या हम इसको अलग से क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि वो मेम्ब्रेन लिपिड की नहीं बनी होती है। तो किस चीज की बनी होती है? वो बनी होती है टोनोप्लास्ट की। केवल इतनी ही बातें गैस वैक्यूल के बारे में एक्स्ट्रा याद रखनी है, जो हमने यहां पर ऑलरेडी लिख दी थी पर लेक्चर स्टॉप हो गया था। इट इज फाउंड ओनली इन ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया हो गया हमारा, ब्लू ग्रीन एल्गे। और गैस वैक्यूल इज सराउंडेड बाय अ थिन मेम्ब्रेन व्हिच इज मेड अप ऑफ टोनोप्लास्ट। गैस वैक्यूल
एक थिन मेम्ब्रेन से सराउंड होती है जिसका नाम होता है टोनोप्लास्ट। ठीक है, यहां से बेटा हमारा इंक्लूजन बॉडी भी फिनिश होता है। इंक्लूजन बॉडी के फिनिश होने के साथ साथ हमारा पूरा प्रोकार्योटिक सेल फिनिश होता है। तो एक बार देख लिया जाए क्या? वैसे तो बेटा हमने हर एक लेक्चर में रिवीजन काफी बार करा दिया है, लेकिन फिर भी एक बार पूरा देख लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या। बेटा जब हमने आपको प्रोकार्योटिक सेल पढ़ाना स्टार्ट किया था तो एक बेसिक स्ट्रक्चर बताया था। आप उसको बैक्टीरिया का भी स्ट्रक्चर समझ सकते हो या किसी प्रोकार्योटिक सेल का भी स्ट्रक्चर समझ सकते हो। ठीक है, उसमें हमने आपको 11-12 ऑर्गेनल्स बताई थी और कहा था कि अगर हमने इन 11-12 ऑर्गेनल्स की डिटेल कवर अप कर ली तो हमारा पूरा प्रोकार्योटिक सेल फिनिश हो जाएगा। ठीक है, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ाया था? सबसे ऊपर थी बेटा सेल वॉल, सेल वॉल के भी ऊपर थी ग्लाइकोकैलिक्स और इनर थी सेल मेम्ब्रेन। इन तीनों को मिला के कॉमन स्ट्रक्चर बन रहा था सेल एनवेलप। सबसे पहले हमने सेल एनवेलप को पढ़ा था, जिसमें से ग्लाइकोकैलिक्स को पढ़ना स्टार्ट किया था। तो हमने कहा था कि ये स्लिम होती है, थिक होती है, टफ होती है तो पैथोजेनेसिटी कॉज करती है, लूज होती है, स्टिकी होती है तो बैक्टीरिया को नॉर्मल बनाए रखती है, यानी कि कोई एक्स्ट्रा कैरेक्टर नहीं देती है। यही ग्लाइकोकैलिक्स के बाद जब हमने सेल वॉल के बारे में पढ़ा था तो हमने बताया था कि सेल वॉल ही वो मेन लेयर है जो कि बैक्टीरिया सेल एनवेलप की थिकनेस को डिसाइड करती है, और सेल एनवेलप की थिकनेस ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। स्टेनिंग टेक्निक से ग्राम साइंटिस्ट ने, क्रिश्चियन ग्राम साइंटिस्ट ने बताया था ना कि अगर बैक्टीरिया को स्टेन किया जाए तो जो बैक्टीरिया स्टेन को होल्ड कर ले वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जो स्टेन को जाने दे वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और होल्ड कौन कर रहा था? जिसका सेल एनवेलप थिक था। यहां तक की बातें क्लियर थी। देन हमने बेटा आपको बताया था सरफेस स्ट्रक्चर। सरफेस स्ट्रक्चर क्या थे? फ्लैजेला, फिम्ब्रेई और पिलाए, जिनमें से हमने आपको बताया था कि जो हमारा फिम्ब्रेई और पिलाए होता है ये नॉन लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि बैक्टीरिया को किसी भी प्रकार की मोटिलिटी प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो क्या करते हैं? जो हमारा बेटा पिलाए होता है वो इलोंगेटेड होता है, ट्यूब लाइक होता है, नंबर में कुछ कम होता है, और ये बैक्टीरिया के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करता है। ये एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन से बना होता है, पिलिन प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, वहीं पर अगर हम फिम्ब्रेई की बात करें तो फिम्ब्रेई ब्रिस्टल शेप के होते हैं, कई सारे होते हैं, और ये किसी भी होस्ट टिश्यू में अटैचमेंट का काम करते हैं। अगर बैक्टीरिया को कहीं अटैच होना है तो उसके लिए ये फिम्ब्रेई इस्तेमाल होता है। ठीक है, जब हमने फ्लैजेला पढ़ा था तो फ्लैजेला के बारे में पढ़ा था कि फ्लैजेला लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है, यानी कि बैक्टीरिया को मोटिलिटी प्रोवाइड करने में मदद करता है। तो अगर बैक्टीरिया में फ्लैजेला है तो वो बैक्टीरिया मोटाइल है, फ्लैजेला नहीं है तो वो नॉन मोटाइल है। इतने क्लियर है? इसके बाद बेटा हमने आपको बताया था कि जो फ्लैजेला होता है इसके 3 पार्ट होते हैं, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। हुक बेसल बॉडी और फिलामेंट को अटैच रखने का काम करता है। फ्लैजेला हमारा यूकार्योटिक सेल में भी पाया जाता है, प्रोकार्योटिक सेल में भी पाया जाता है। एक तरफ ये फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना होता है, एक तरफ ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। फ्लैजेलिन और ट्यूबुलिन में अंतर धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही याद रखना है कि बैक्टीरिया में लोकोमोशन में मदद करता है। ठीक है, देन हम लोगों ने कहा था कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड की बाय लेयर होती है जो कि चीजों की मूवमेंट डिसाइड करती है, क्योंकि इसमें चैनल प्रेजेंट होते हैं। ये सेमी परमिएबल होती है। इसको लेके हमने आपको परमिएबल, सेमी परमिएबल, नॉन परमिएबल, इन सारी बातों को भी पढ़ाया था कि कैसे हम किसी चीज को डिसाइड करते हैं कि परमिएबल है या सेमी परमिएबल है। ठीक है, फिर हमने बताया था कि प्रोकार्योटिक सेल के पास सारे ऑर्गेनल नहीं होते हैं हर काम को परफॉर्म करने के लिए, तो कुछ एक्स्ट्रा काम सेल मेम्ब्रेन को करने पड़ते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को करने पड़ते हैं। उस एक्स्ट्रा काम को परफॉर्म करने के लिए ये कुछ अपनी इनर फोल्डिंग बनाती है, और इनर फोल्डिंग बना के 2 ऑर्गेनल बनाती है, मीजोसोम और क्रोमैटोफोर। मीजोसोम प्रोकार्योटिक सेल में पाए जाने वाली वो ऑर्गेनल है जिसमें एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, और चूंकि एंजाइम प्रेजेंट है तो ये किसमें मदद कर रहा था? रेस्पायरेशन में मदद कर रहा था। मीजोसोम रेस्पायरेशन में मदद करता है, सेल के अंदर का सरफेस एरिया बढ़ाता है, सेल से अगर किसी चीज को एक्सक्रीट आउट करना हो तो मदद करता है, न्यूक्लियोइड को इक्वली डिवाइड करने में मदद करता है, सेल डिवीजन में मदद करता है। ये सारे काम कौन कर रहा था? मीजोसोम। वहीं पर अगर हम क्रोमैटोफोर की बात करें तो क्रोमैटोफोर की सरफेस पे पिगमेंट प्रेजेंट है, और पिगमेंट हमेशा कलर प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए इस ऑर्गेनल का नाम है क्रोमैटोफोर। क्रोमा का मतलब होता है कलर और फोर का मतलब होता है बियरिंग, तो कलर बियर करने वाला स्ट्रक्चर क्रोमैटोफोर। और चूंकि यहाँ पर पिगमेंट प्रेजेंट है तो पिगमेंट लाइट को ट्रैप करेंगे या किसी भी एनर्जी को ट्रैप करेंगे, और ये फोटोसिंथेसिस में मदद करेंगे। तो क्रोमैटोफोर उन्हीं बैक्टीरिया में पाया जाता है जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं। इतनी बात क्लियर है? जैसे नॉस्टॉक, एनाबिना, साइनोबैक्टीरिया, ये सारे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं, तो वहां पर ही आपको क्रोमैटोफोर देखने को मिलेगा। इसके बाद हमने आपको पढ़ाया था न्यूक्लियोइड और प्लाज्मिड। न्यूक्लियोइड और प्लाज्मिड आज की ही क्लास में हम आपको रिवाइज करा चुके हैं। देन आज जो हम लोगों ने कवर किया वो राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडी।
इतना कवर करने के साथ साथ हमारा पूरा प्रोकार्योटिक सेल फिनिश हो चुका है। अब हम लोगों को नेक्स्ट लेक्चर से आगे बढ़ना है यूकार्योटिक सेल में। यूकार्योटिक सेल भी हार्डली 3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, फिर हमारा ये चैप्टर फिनिश और हम लोग मूव करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर पे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। और एक बार फिर से आप सभी को वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर, एंजॉय। ठीक है, बाय।